हासिल करने के लिए क्या है बीजेपी का प्लान 5B? कर्नाटक इलेक्शन में बीजेपी के सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? चुनाव लड़े बिना येदियुरप्पा फिर से कर्नाटक में बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? चुनाव से पहले कर्नाटक में क्या बन रहा है और क्या बिगड़ रहा है, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। शुरुआत में मैंने प्लान 5B का जिक्र किया था। आखिर क्या है प्लान 5B? असेंबली इलेक्शन को लेकर बीजेपी ने प्लान 5B बनाया है। बीजेपी के 5B में कर्नाटक के 5 जिले, जिनमें बेंगलुरु, बेलगाम, बागलकोट, बीदर और बेलारी पर ज्यादा ध्यान देना शामिल है। वो इसलिए क्योंकि इन 5 जिलों में 72 सीटें आती हैं, जिसका इलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। 224 विधानसभा सीटों वाले स्टेट कर्नाटक का मैजिकल नंबर 113 है और अगर 5B पर किसी ने अच्छे से काम कर लिया तो 72 सीट पर उसकी पकड़ हो सकती है। इसलिए सभी पार्टियां चाहती हैं कि वो प्लान 5B को भेज सकें और बीजेपी भी इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। लास्ट टाइम बीजेपी ने इस एरिया में 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को 2018 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका बेंगलुरु में लगा था। बेंगलुरु शहर की 28 सीटों में भाजपा केवल 11 सीटें ही जीत पाई थी। इस बार बीजेपी का प्लान है कि इस एरिया में बीजेपी पिछली बार से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। अब आते हैं कि क्या चुनाव लड़े बिना येदियुरप्पा फिर से कर्नाटक में बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो येदियुरप्पा ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी उन पर भरोसा जता रही है। इसलिए हो सकता है कि इलेक्शन कैंपेन भी वही लीड करें, क्योंकि रिसेंटली पीएम मोदी कर्नाटक में जब थे तब उन्होंने मंच पर ना तो सीएम बोम्मई के बारे में कुछ कहा, न ही किसी और के बारे में। वो बस बीएस येदियुरप्पा के साथ दिखे, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि येदियुरप्पा का कर्नाटक इलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। हो भी क्यों ना, वो वही नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को साउथ में एंट्री दिलाई थी। अब देखना ये होगा कि येदियुरप्पा क्या इस बार भी ये काम करने में सफल हो पाएंगे। खैर, ये तो टाइम ही बताएगा। अब बात करेंगे कि कर्नाटक में बीजेपी के सामने क्या बड़े चैलेंजेस हैं, जिनको बीजेपी ने अगर टैकल नहीं किया तो काफी दिक्कतें आ सकती हैं। पिछली बार 2018 में हुए चुनाव में बीजेपी 104 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बीजेपी को 36.35% वोट मिले थे। कांग्रेस सबसे ज्यादा वोट लाने के बावजूद 80 सीट ही ला सकी थी और जेडीएस को 37 सीटों पर जीत मिली थी। 2013 के मुकाबले 2018 में बीजेपी का वोट बैंक ऑलमोस्ट डबल हो गया था। हालांकि त्रिकोणीय समीकरण बनने की वजह से बीजेपी बहुमत हासिल करने में नाकाम रही थी। वहीं 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 42 सीटों का नुकसान हुआ था। अब थोड़ा पहले के आंकड़ों को भी टटोल कर देख लेते हैं तो बीजेपी को 2004 के विधानसभा चुनाव में 79 सीटें मिली थी और वो पहली बार किसी साउथ इंडियन स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके बाद 2008 के चुनाव में बीजेपी 110 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत के करीब पहुंची थी, लेकिन फिर 2013 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 40 सीटों पर ही जीत पाई और तब कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना लिया था। इन आंकड़ों से ये साफ होता है कि कर्नाटक में बीजेपी के लिए राह कभी भी आसान नहीं रही है और 2023 में तो उसके सामने सत्ता में वापसी आने की चुनौती होगी। 2007 में 7 दिनों को छोड़ दें तो बीजेपी ने कर्नाटक में पहली बार 2008 में सरकार बनाई थी। उसके बाद 2013 में सत्ता बरकरार रखने में बीजेपी नाकाम रही। 2018 में भी उसके लिए सत्ता में बने रहने में मुश्किलें आईं। फिर एक साल बाद जुलाई 2019 में सत्ता पाने में कामयाब रहने के बावजूद पिछले 3 साल में बीजेपी को 2 मुख्यमंत्री बनाने पड़े। तो अब बीजेपी को ये समझना होगा कि इस बार भी वहां पर सरकार बनाना आसान नहीं होगा। वहीं अगर बात करें कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की, तो कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन भी बीजेपी के लिए एक चैलेंज है। पिछले चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस को मिलाकर 117 सीटें आई थीं। बीजेपी को 36.53%, कांग्रेस को 38.14% और जेडीएस को 18.3% वोट मिले थे। वोट शेयर के विश्लेषण से ये साफ है कि पिछली बार कांग्रेस और जेडीएस को मिलाकर 56% से ज्यादा वोट मिले थे। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए इसको भेदना काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने 2022 में ही ऐलान कर दिया था कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं और बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस जेडीएस से गठबंधन करने का दबाव बना सकती है, जो बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती है। वहीं अगर बात करें लिंगायत समुदाय की, तो कर्नाटक में 17 से 18% आबादी की वजह से लिंगायत समुदाय हर पार्टी के लिए बड़ा वोट बैंक है।
राज्य की करीब 100 सीटों पर इनके वोट निर्णायक हैं। इनमें से 62 सीटों पर उनका दबदबा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछली बार इन 62 में से 40 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी को इन इलाकों में 2013 के मुकाबले 11 सीटें ज्यादा मिली थी। लिंगायत समुदाय में बीजेपी का जनाधार मजबूत था, लेकिन कहा जा रहा है कि 2021 में बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाने की वजह से ये समुदाय बीजेपी से नाराज चल रहा है। लिंगायत से होते हुए भी मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। लिंगायत समुदाय को ये भी डर है कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी गैर लिंगायत को मुख्यमंत्री न बना दे। ऐसे में बीजेपी को इस समुदाय को अपने साथ रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो वहीं कर्नाटक में लिंगायत के बाद वोक्कालिगा बड़ा समुदाय है। वोक्कालिगा समुदाय के वोटरों का साउथ कर्नाटक के जिले में दबदबा है। लिंगायत समुदाय पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की वजह से ये समुदाय बीजेपी से नाराज चल रही है। अगर ये समुदाय बीजेपी का साथ देती है तो बीजेपी के लिए काफी विन विन सिचुएशन हो जाएगा। कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी जेडीएस से गठबंधन कर वोक्कालिगा समुदाय के दबदबे वाले पुराने मैसूर क्षेत्र की 89 सीटों के चुनावी समीकरण को साध सकती है। अगर इन इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ और बेहतर होता है तो उसे स्पष्ट बहुमत आसानी से हासिल हो सकता है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। वहीं आदिवासियों का साथ होना भी बीजेपी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 7% है। उनके लिए 15 सीटें आरक्षित है। ये मुख्य तौर पर मध्य और उत्तरी कर्नाटक में केंद्रित है। पिछली बार बीजेपी को इनका साथ मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक में एसटी के लिए आरक्षित दोनों सीट पर जीत हासिल की थी। आरक्षित सीटों के अलावा मलनाड और तटीय क्षेत्रों में कुछ सीटों पर आदिवासी वोट निर्णायक साबित होते हैं। इस समुदाय में कांग्रेस की भी अच्छी पकड़ है। अगर बीजेपी कर्नाटक को अपना मजबूत किला बनाना चाहती है तो उसे आदिवासियों का वोट बंटने से रोकना होगा। वहीं कर्नाटक की आबादी में 12 से 13% मुस्लिम है। कई सीटों पर ये चुनाव जिताने और कई सीटों पर नतीजे पलटने की ताकत रखते हैं। राज्य की 60 सीटों पर इनकी प्रभावी मौजूदगी है। बीजेपी को पता है कि कांग्रेस इन सीटों पर ज्यादा मजबूत है। हालांकि इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी कर्नाटक में सियासी जंग में उतरने का ऐलान कर चुकी है। ओवैसी उत्तरी कर्नाटक के मुस्लिम बहुल सीटों पर ही करीब 15 उम्मीदवार उतार सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगने से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जेडीएस का समर्थन किया था। कांग्रेस, जेडीएस और AIMIM के बीच मुस्लिम वोट बंटने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। वहीं बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर को भी साधना होगा। चुनाव होने तक कर्नाटक में बीजेपी सरकार के करीब 4 साल हो जाएंगे। इन 4 सालों में बीजेपी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। सत्ता विरोधी लहर के साथ भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी कुछ वर्ग का गुस्सा बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इन सब चैलेंजेस को कैसे टैकल करती है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।